ओके, तो ये टीएस ऑफ डायग्राम, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर का जो डायग्राम है, इसमें हमने देखा डिफरेंट लेयर्स ऑफ लाइक एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टैपेटम, है ना। ये एक यहाँ पे स्टोमोडियम होता है, स्टोमियम, जो कि जब ये मैच्योर हो जाता है ना, तो भाई अंदर जो ये पॉलन ग्रेन बना, तो वो बाहर कैसे आएगा? बाहर आएगा जब ये लेयर रप्चर हो जाता है, मतलब काफ़ी ड्राई होकर के हट जाएगा और अंदर का पॉलन ग्रेन बाहर हो जाएगा, डिसेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोमियम, स्टोमियम इसको कहा जाता है, स्टोमियम, ठीक है। यहाँ पे बीच में कनेक्टिव भी होता है, कनेक्टिव, ठीक है, और साथ में वैस्कुलर स्ट्रैंड भी होता है, कुछ ऐसे वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, वैस्कुलर स्ट्रैंड। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, अब टैपेटम का एक रोल तो बताया कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पोरोजिनस टिश्यू को। इसके अलावा इसके पास एक स्पेशल ग्रेन्यूल होता है जिसका नाम है यूविश बॉडी। यूविश बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोपोलिनीन। व्हाट इज स्पोरोपोलिनीन? एज यू नो, ये जो पॉलन ग्रेन बनता है ना, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देखोगे, पॉलन ग्रेन के दो लेयर्स होते हैं। पहला लेयर एक्साइन कहलाता है, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, एंड इनर लेयर इंटाइन होता है। जो एक्साइन होगा वो किसी भी मतलब शेप में आ सकता है, कभी सम ऑफ द प्लांट, सम ऑफ द पॉलन ग्रेन्स लाइक स्पाइनस होता है, स्पाइन उसमें होता है, कुछ का जो वॉल होता है वो स्मूथ होता है, मतलब डिफरेंट में डिफरेंट तरह का होता है। बट मेन कंसर्न क्या है कि एक्साइन इज हाईली ड्यूरेबल, मतलब वो ना तो किसी एसिड से डिग्रेड हो सकता है, ना हाई टेम्परेचर पे वो ख़त्म हो सकता है, या कोई भी ऐसा केमिकल उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। यही वजह है कि जब हम फॉसिल्स देखते हैं किसी भी प्लांट का, वो पॉलन के फॉर्म में होता है, वहाँ पे क्या मतलब डिग्रेड नहीं हो पाता है, वो एक्साइन नहीं डिग्रेड हो पाता है, तो उसके बेसिस पे जजमेंट हो जाता है कि ये कौन से प्लांट का पॉलन है। और ये एक्साइन इतना ड्यूरेबल होता क्यों है? क्योंकि वो स्पोरोपोलिनीन का बना हुआ है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन, स्पोरोपोलिनीन, ठीक है, ये स्पोरोपोलिनीन का बना है। और अंदर जो होता है वो इंटाइन होता है, इंटाइन का वॉल जो होता है स्मूथ होता है। ये जो जर्म ट्यूब होता है ना, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? थ्रू द इंटाइन, नॉट एक्साइन। इंटाइन से जर्म ट्यूब फॉर्म करता है। ये ऐसे रहा और इसी का जो वॉल है ये एक्सटेंड करके ये बना दिया, दिस इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और इसी पोलन ट्यूब के अंदर ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आ गया। स्पोरोपोलिनीन का रोल, यूविश बॉडी, UBISCH, यूविश बॉडी इज प्रेजेंट इन टैपेटम, मतलब टैपेटम फॉर्म करता है यूविश बॉडी को। एंड कौन समझाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे हुआ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से शुरू करेंगे हम? स्पोरोजिनस टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू इज डिप्लॉयड इन कंडीशन, फिर वो माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा? पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज फॉर द मियाटिक डिवीजन, देन इट प्रोड्यूसेस 4 माइक्रोस्पोर, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, इसीलिए ये कंडीशन टेट्रेट कहलाता है। माइक्रोस्पोर जो फॉर्म करते हैं, माइक्रोस्पोर का शेप कैसा होता है? पूरा इंटैक्ट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के मतलब प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये टेट्रेट कंडीशन में होता है, 4 बनता है। और ऑल 4 आर फंक्शनल, सबके सब फंक्शनल होंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा कि नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और इसमें बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें 1 से 4 बन गया है ना। ये किससे बना? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं तुम्हें समझाऊंगी मेगास्पोरोजेनेसिस, और फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर से कैसे, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे डिफर करता है मेगास्पोरोजेनेसिस से, ठीक है। तो हो गया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो।
अब देखो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा चलो फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद बताएंगे, पहले ये कंप्लीट करो। पॉलन भी हो गया। पॉलन में स्टार्टिंग में ही पॉलन में दो सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा होता है जेनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स मतलब उसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जेनरेटिव सेल्स जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और जर्म ट्यूब यानी वो जर्म ट्यूब्स के थ्रू ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है ये पॉलन ट्यूब जो फॉर्म हुआ है ना। और इसी पॉलन ट्यूब में दो पॉलन मतलब एक पॉलन ट्यूब जो है उसके अंदर दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एंड बोथ द मेल गैमेट्स इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म आर फंक्शनल। और शायद इसीलिए आगे हम लोग समझेंगे कि ये दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा, इसलिए यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हो गया, सभी ने लिख लिया? चलो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करते हैं, उस एक स्ट्रक्चर में ही डबल फर्टिलाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर देंगे और मेगा स्पोरोजेनेसिस भी बता देंगे। देखो गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कभी कभी कुछ सारे फ्लावर में एक ही तरह के कार्पल नहीं होते हैं, किसी में सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, किसी में डबल होता है तो बाई कार्पिलरी, मल्टीपल अगर रहा तो मतलब उसको मल्टीपल या पॉलीकार्पिलरी भी कंडीशन कहा जाता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर सारे के सारे कार्पल जुड़े हुए हैं तो वो सिनकार्पस ओव्यूल कहलाएगा, मतलब सिनकार्पस ओवरी होगा। और अगर सारे के सारे कार्पल जो हैं वो फ्री हैं तो उसके लिए टर्म क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। गुड, उसे एपोकार्पस कहा जाता है। तो डिफरेंट प्लांट में का जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ओवरी होते हैं। अब इस ओवरी के अंदर देखो एक जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो एक ओव्यूल का डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम तो तुम्हें पता है कि इसका भी रोल अभी आएगा। ये गाइनोसियम का जो यूनिट है कार्पल, उसको बनाया है मैंने, ठीक है। और पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दो। इस चैप्टर में भर भर के डायग्राम है, तो डायग्राम पे अच्छा प्रैक्टिस बना लेना। नीट क्रैक करने का सबसे मूल मंत्र ये है कि आप रिवीजन इस तरह से रखो, क्विक रिवीजन काइंड ऑफ हो। और मैंने तो पहले से ही बताया है कि आप है ना डायग्राम को इस तरीके से बनाओ, डायग्राम पे प्रैक्टिस रखो कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी उसमें कवर हो जाए। देखो इस एक डायग्राम में कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। ये वही ओव्यूल है जो कि इसके अंदर, मैं यहाँ पे भी इसको ड्रॉ करूँगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन का स्टेप इसमें आएगा ना।
1 2 3, 1 2 3, ये ओव्यूल है, ये एक कार्पल है, और इसमें फर्टिलाइजेशन को भी हमको एक्सप्लेन करना है। बट अब इससे पहले हम यहाँ पे जाते हैं। एक्चुअली गाइनोइशियम के कंडीशन में एक आर्कियोस्पोरियल सेल्स होता है, और ये न्यूसेलस, ये जो लेयर होता है ना, इसे कहा जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूक्लियस मत लिखना, न्यूसेलस। एंड दिस इज कॉल्ड रफे, वैस्कुलर स्ट्रैंड भी इसको बोला जाता है, वैस्कुलर, हाँ, वैस्कुलर स्ट्रैंड। और जो इसका ओव्यूल का स्टॉल्क पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल, फ्यूनिक्यूलस। यस, फ्यूनिकल भी बोल सकते हैं, फ्यूनिक्यूलस भी बोल सकते हैं, फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। और ये जो होता है ये हाइलम कहलाता है, हाइलम। बेसिकली इसमें दो पार्ट हैं, एक माइक्रोपाइलर रीजन है, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर रीजन, एंड एक को कहा जाता है चैलेजल एंड, चैलेजल एंड, ठीक है। और ये जो डॉट ब्लैक से कर दिया ना, मतलब ये बता रहा है कि न्यूक्लियस है उसका। तो हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर रीजन एंड चैलेजल एंड, ये बाद में हम समझाएंगे। ये इंटैक्ट जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब ये फीमेल गैमेट नहीं है, ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पूरा इंटैक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दिस इज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल में प्रेजेंट है। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी में प्रेजेंट है ना, ये तो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला हमने गैमेटोजेनेसिस देखा था, तो उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो समझ गए। मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होगा? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स होता है वो भी 2n सेल्स होता है, एंड आर्कियोस्पोरियल सेल जनरेट करता है न्यूसेलस को। न्यूसेलस भी क्या होगा? 2n होगा, और ये प्रोड्यूस करेगा किसको? ये प्रोड्यूस करता है मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब हाँ बताओ, प्राइमरी, हाँ ठीक है। जैसे ये न्यूसेलस है ना, आर्की सेल्स, ये भी 2n होता है, माइटोटिकली डिवाइड करके न्यूसेलस बनाता है। न्यूसेलस प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, जो कि इटसेल्फ 2n होगा, और स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करेगा, ये भी है ना, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और मेगा स्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? वेरी गुड, 2n होगी। और फिर ये मियासिस डिवीजन करके, मियासिस का प्रोसेस करके ये क्या बनाएगा? 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर। बट वन थिंग, इसमें से 4 तो मेगा स्पोर बना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर बना, एंड ऑल 4 आर फंक्शनल। लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 फंक्शनल नहीं है, 4 में से ओनली 1, 3 अंडरगोज फॉर अंडरगोज फॉर द डिजेनरेशन, वो डिजेनरेट कर जाता है, बाकी सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। ओनली वन विल बी फंक्शनल। और ये एक फंक्शनल जो मेगा स्पोर होता है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एम्ब्रियो सैक। इसीलिए एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो उसे क्या कहा जाता है? पॉलीगोनम टाइप, और क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। यस, मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक का मतलब, मोनोस्पोरिक कहने का मतलब 4 तो बन गए, लेकिन 4 में से 3 डिजेनरेट कर गए, ओनली 1 विल
फंक्शनल, एक ही फंक्शनल होगा और वो जाकर के एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए मोनोस्पोरिक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये पॉलीगोनम होता है। क्यों पॉलीगोनम? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब देखो काउंट कर लो, ये जो डॉट डॉट है, कितने डॉट हैं? 8, यानी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 8 न्यूक्लिएटेड सेल। कितने हैं? एक न्यूक्लियस जो घेरा बनाया हुआ है वो एक सेल हुआ। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 सेल्ड, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसे कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप। टर्म याद रखना, पॉलीगोनम, मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम, ठीक है। और ये इंटैक्ट प्रोसेस जो कि शुरू हुआ है आर्किस्पोरियल सेल से और फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। अब आप खुद से थोड़ा सा थिंकिंग करो कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में क्या डिफरेंस है। माइक्रोस्पोर में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, अभी देखा था ना, एंड चारों फंक्शनल थे। यहाँ पे एक मेगास्पोर से स्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड उनमें से 3 डिजेनरेट कर जाता है, एक ही फंक्शनल होता है, ठीक है। तो ये तो 1-2 डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। अच्छा, इसकी शुरुआत आर्किस्पोरियल सेल से होती है, वहाँ पे डायरेक्ट स्पोरोजिनस टिश्यू से होता है ना। और ये जो एक सिंगल जो फंक्शनल होता है वो फॉर्म करता है एक एम्ब्रियो सैक को, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और दिस फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड कंडीशन। इसमें 2 एंड होता है, एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन, दूसरा होता है चैलेजल रीजन। जिधर चैलेजल साइड होगा उसको हम बोलेंगे वहां पे कौन से सेल्स होंगे? एंटीपोडल सेल्स। उस साइड पे एंटीपोडल सेल्स होंगे। और कितने एंटीपोडल सेल्स? 3 एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए। अब यहाँ नीचे में देखो माइक्रोपाइलर रीजन में ये जो 2 है, यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है। एंड दीज 2 आर कंसिडर्ड एज अ सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स एंड 1 इज एग सेल। ये एग सेल है। तो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिलकर के क्या बनाएगा निखिल? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिलकर के क्या बनाएगा? एग एपैरेटस बनाता है, ठीक है, गुड। एग एपैरेटस, एग एपैरेटस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो एग सेल है, दिस इज फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है। और अब जो सेंटर में जो 2 आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ये पहले ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किया, बना दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब बताओ, पोलर न्यूक्लियाई इंडिविजुअल NN रहा होगा, आपस में फ्यूज किया, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी? यस, 2N, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये पोलर न्यूक्लियाई अंडरगोज फॉर द फर्टिलाइजेशन, नहीं मतलब ऑटोमेटिकली दे गेट फॉर द फ्यूजन। और जैसे ये फ्यूज करेगा, दे फ्यूज टुगेदर एंड टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द प्लॉइडी ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2N, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आप यूं समझो कि गैमेटोजेनेसिस हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों कवर करा दिया। नेक्स्ट स्टेप आता है उसका गैमेटिक ट्रांसफर। डू यू नो, ये जो गैमेटिक ट्रांसफर होता है उसको हम प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? प्लांट के केस में उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन का जो स्टेप है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ रहा है ना। तो पॉलिनेशन इज सिंपली, जूनियर क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताया है, ये एंथर
एंथर से जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा पे आना, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब सवाल उठता है कि पॉलिनेशन भी कितने टाइप्स के होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड गिटेनोगेमी, दोनों में डिफरेंस बताओ, या गिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी में डिफरेंस बताओ, या उस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है एसएसएन रीजन में। तो पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन तो समझ में आ गया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है। अगर एक ही फ्लावर, हम 3 कंडीशन सामने में रखते हैं, एक ये कंडीशन, 2 कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तो ये यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे फ्लावर बना दिया, ये भी बना दिया, और बिल्कुल इसी वे में आप याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं होगे। देखो, ए प्लांट, प्लांट बी एंड प्लांट सी। हमारे पास 3 प्लांट हैं, दिख रहा है सबको? 3 प्लांट हमने ए बी सी रख दिया, ठीक है। तो जो ए प्लांट है उसमें 3 फ्लावर दिख रहे हैं ना, और ये इमेजिन करो, एज्यूम करो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर भी कितने टाइप का हो सकता है, या तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब या तो मेल या फीमेल पार्ट उस फ्लावर में प्रेजेंट होगा, बट अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनिमल के केस में बाइसेक्सुअल को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। चलो, इस फ्लावर का जो मेल पार्ट होगा, यानी स्टैमेन, स्टैमेन का जो एंथर होगा, एंथर से, अब ये तो मैकेनिज्म समझ में आ गया ना कि एंथर में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। तो वो जो पॉलन ग्रेन होगा वो इसी के अगर स्टिग्मा पे आ गया, मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर, तो हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, आउटोगेमी। आउटोगेमी, देखो सेल्फ पॉलिनेशन भी कई टाइप का होता है, आउटोगेमी एंड गिटेनोगेमी। तो मैं आउटोगेमी के बारे में बताई हूँ अभी कि सेम प्लांट सेम फ्लावर, और उसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पे आ रहा है, तो वो हो गया आउटोगेमी। तो दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द आउटोगेमी, ये आउटोगेमी को बता रहा है। अब एक वो कंडीशन मानो, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट तो सेम है, फ्लावर डिफरेंट होगा, तो इसको ब्लैक से मैं डिनोट करती हूँ। इसका मान लो एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, कंडीशन गिटेनोगेमी, इसको बोलेंगे गिटेनोगेमी। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बट डिफरेंट है। हाँ, क्यों इसको एलोगेमी भी बोल सकते हैं, सिर्फ ये क्योंकि 2 डिफरेंट फ्लावर है, बट यहाँ पे जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम प्लांट है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं लेकर आएगा ये। तो दिस इज आउटोगेमी एंड दिस इज गिटेनोगेमी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मान लो ये बी सी प्लांट है, अगर इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे आ जाए और इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 डिफरेंट प्लांट 2 डिफरेंट फ्लावर, 2 डिफरेंट प्लांट एंड 2 डिफरेंट फ्लावर। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, इसको बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना, जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा ना, वो बिना किसी एजेंट के थ्रू नहीं हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में नो नीड फॉर द एनी अदर द एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल एजेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई एजेंट रिक्वायर्ड होता है। और ये एजेंट क्या क्या हो सकता है? ये एजेंट हो सकता है लाइक 1 by 1। अगर मैं बोल रही हूँ कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो टर्म क्या बोलोगे? फटाफट बताओ। हाँ, इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड और एयर, व्हाट वी कॉल इट? एनिमोफिली, उसको एनिमोफिलस। हाँ, नहीं, तो पहला याद कर लेना कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो एनिमोफिली, दूसरा अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो इंटेमोफिली, क्योंकि एंटेमोलॉजी से आता है ना ये टर्म, इंटेमोफिली, ठीक है। अगर बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन हुआ, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली यानी ऑर्निथोफिली,
लॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, फीली, ठीक है, मतलब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ। अगर बैट के थ्रू होता है तो चिरप्टेरोफिली, चिरप्टेरोफिली, ठीक है, वो बैट के थ्रू होता है। ये सब मैंने जितनी बार पढ़ाया होगा ना, 11th में भी पढ़ाया होगा ना, तब भी बताया होगा। अब ये अलग बात है कि तुम्हें याद है या नहीं है, और अगर इससे पहले जो डिटेल कोर्स में 12th भी पढ़े होगे तो भी मैंने बताया होगा। सेवरल टाइम्स मैं बोलती ही रहती हूँ, बताती रहती हूँ। अब ये बताओ, एंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हुआ तो? पूरा क्लास साथ। मिरमैकोफिली, MYR, मिरमैको, MACO, मिरमैकोफिली। क्या हुआ, बोर हो गए? नहीं, ठीक है। तो हो गया ये मिरमैकोफिली। और अगर इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स, स्नेल्स मोलस्का होता है, समझाना तो नहीं होगा, ऑलरेडी पढ़े हुए हो। स्नेल्स, इसको कहा जाता है मैलेकोफिली। और अगर स्नेल के सेल से होता है पॉलिनेशन, उसके थ्रू होता है, मतलब सेल से पॉलिन ग्रेन आया और ना किसी प्लांट को टच कर गया और वहाँ पे मतलब स्टिग्मा पे पहुँच गया, तो उसको कहा जाएगा कॉन्कोफिली। कॉन्कोलॉजी से कॉन्कोफिली। ये नीट में कॉलम बना के पूछा जाता है, ऐसे ही नहीं, मैं मजाक में नहीं बता रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। जितने भी एजेंट्स हैं ना, एजेंट्स को कॉलम ए बना दिया और किसके थ्रू कौन सा होगा वो बी में दे दिया, आपको मैच करके उसके ऑप्शंस को बनाना है। हाँ आते हैं, हमारे यहाँ जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें भी मैंने एसेसन रीजन पूरा एकदम पूरा नीट बेसिस पे ही है। पूरा एसेसन रीजन तो कॉमन कर दिया है। पहले ये एक्चुअली एम्स में क्वेश्चन जो आता था 10 क्वेश्चंस एसेसन रीजन के थे, होते थे। अब चूंकि है ना एम्स भी इसमें इंक्लूड हो गया है नीट में, तो उसको भी उसी लेवल का बनाने के लिए इसमें मतलब फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए तो है ही, जूलॉजी बॉटनी, एसेसन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर सेक्शन में होगा, ठीक है। तो एसेसन रीजन वाला क्वेश्चन वही स्टूडेंट सही कर सकता है जिसका डेप्थ नॉलेज हो। ऊपर ऊपर के पढ़ाई से कंपटीशन नहीं निकलता है, कंपटीशन निकलता है डेप्थ एंड सॉलिड नॉलेज से, ठीक है। चलो, तो इसको याद रखना, क्या क्या बता दिया। विंड के थ्रू हुआ तो हो गया एनिमोफिली, अगर वाटर के थ्रू हुआ तो हाइड्रोफिली, अगर इंसेक्ट के थ्रू हुआ तो इंटेमोफिली, अगर एंट के थ्रू हुआ तो मिरमैकोफिली, एंड स्नेल के थ्रू तो मैलाकोफिली, स्नेल के सेल के थ्रू हुआ देन कॉन्कोफिली, और एक क्या बताया था, बैट के थ्रू चिरप्टेरोफिली या कैरप्टेरोफिली, ये होता है, ठीक है, याद रखना सब। वाटर के थ्रू हुआ तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली, ये सबको आता है। यानी ओवरऑल हम एजेंट को दो ग्रुप में बांट दिए, एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होगा ए बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट में दो ही आएगा, एयर एंड वाटर, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एंड बायोटिक में क्या आएगा, बायोटिक में अभी जितना भी मैंने जीव के बारे में बता दिया वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। तो पॉलिनेशन अंडरस्टैंड हो गया। अब पॉलिनेशन पे जैसे एनिमोफिलस फ्लावर के फीचर्स क्या होते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन वाले जो फ्लावर होंगे जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। तो फ्लावर कलरफुल होगा एंड जो उसके पॉलन होंगे वो स्टिकी होगा ताकि इंसेक्ट के लेग में वो मतलब या मैंडिबल में वो स्टिक हो जाए, है ना। हाँ, और जो एनिमोफिलस होता है उसमें फिदरी स्टिग्मा होता है, लाइट वेट का होता है ताकि एयर से वो मतलब डिस्पर्स हो जाए, है ना। तो ये इसके कुछ फीचर्स है, तो इसको भी याद रखना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है। नेक्स्ट पॉलिनेशन हो गया, यानी हमारा प्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अभी मैंने गैमेट का फॉर्मेशन तो बता दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन एंड मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर का फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही गैमेट का ट्रांसफर हुआ मतलब पॉलन ग्रेन चला गया स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा
सारे पॉलन ग्रेन को तो नहीं जज करेगी ना, मतलब सेंस करेगी, उसके पास सेंसर होता है, कुछ केमिकल सेंसर होता है, यानी कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसको सेंस करता है, इसीलिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक टर्म आता है। और इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हम क्या समझेंगे कि जितने मान लो डिफरेंट प्लांट के पॉलन एक ही स्टिग्मा पे आ जाए, क्या सब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा? नहीं करेगा। मतलब वो जो स्टिग्मा है वो पहले जज करेगा इसमें से कौन मेरे स्पीसीज का है, और किसी एक को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन किया, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होते ही वो इन कर जाएगा कहाँ? स्टाइल होते हुए वो ओवरी में जाएगा, और ओवरी होते हुए वो कहाँ? जस्ट लाइक मैं तुम्हें एक ग्रीन कलर के पेन से समझाती हूँ। देखो ये जो डायग्राम है ये तो ओव्यूल का डायग्राम हुआ, समझ में आ गया होगा सभी को। ये ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल, फिगर शोइंग एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं ताकि समझाने में आसान हो। राइट, अब यहाँ पे मान लो ये 1, ये 2, ये 3 है ना। तो इसमें से मान लो इसने किसी एक को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब स्टाइल होते हुए ओवरी क्रॉस करते हुए ये ओवरी में आ गया, ओवरी से ओव्यूल में जाएगा, और ओव्यूल से भी कहाँ पे जाएगा? तो अब देखो इसको अब यहाँ पे थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जो मैंने यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाया था, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट बने थे ना, और बोथ आर फंक्शनल। तो एक जो मेल गैमेट है, वन ऑफ द मेल गैमेट, यहाँ पे पॉलन ट्यूब भी कहीं पे बना देते हैं, इसको रब करते हूँ। बोथ आर फंक्शनल, जैसे ही लिख दिया ना बोथ आर फंक्शनल, समझ जाना ये एंजियोस्पर्म का है। बोथ आर फंक्शनल, ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट। अब इसमें से एक मेल गैमेट जो है, इसको मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियस ही डायरेक्ट बना दिया कि आपस में ये फ्यूज कर गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n। मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या होगी? ये जो 2 मेल गैमेट है, n और n, यानी दोनों ही n नंबर वाला होगा। ये देखो यहाँ ये ब्लैक डॉट है और इसको मैंने n रेड से लिख दिया। ये जितने भी आप अंदर में देख रहे हो n नंबर में होगा, बट ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखा रही हूँ मैं, सिंगल दिखा रही हूँ, यानी ये आपस में ऑलरेडी फ्यूज कर चुका है पोलर न्यूक्लियाई, तो ये 2n हो गया। ये एक मेल गैमेट जो है वो चला जाएगा, कहाँ जाएगा? मतलब यही जो है, इसमें जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे, एक मेल गैमेट फ्यूज करके पहले कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, जनरेटिव या वेजिटेटिव? पहले जनरेटिव होगा। अगर मैं बोलूँ पहले वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, पहले वेजिटेटिव होता है, पहले वेजिटेटिव। और क्यों होगा उसका भी रीजन मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। ये जो होता है ये PEN को फॉर्म करता है जो जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है। हाँ यस, यही रीजन है, इसलिए पहले वेजिटेटिव होगा एंड देन जनरेटिव होगा। फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप का, एक हो गया वेजिटेटिव, दूसरा जनरेटिव। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलेंगे? देखना तुम लोगों को है ना, डबल फर्टिलाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स आएगा। तो यहाँ पे ये जो एक, हाँ तुमको दिक्कत है इसमें, नहीं समझ में आया? हाँ नहीं एकदम अच्छे से समझ लो, कोई कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं। और इतना डिटेल में तो मतलब किसी को ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। पहले मैंने
एम्ब्रियो सैक भी बता दिया, जो सीड का डायग्राम, ओव्यूल का डायग्राम भी बता दिया, ताकि आप क्लियर रहो कि ये सब कहानी चल कहाँ रहा है। तो ये ओव्यूल कहाँ है? इस ओवरी में है। ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट जो कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट के तौर पे एग सेल है, ठीक है। तो ये एक मेल गैमेट जो है ये फ्यूज करेगा किससे? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये पहले हो जाएगा। तो इस यहाँ पे ये n और ये 2n, तो कितना बना लिया? ये बनाया 3n, और इस 3n को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में पहले क्या बनेगा? पहले पेन बनेगा, फिर पैक बनेगा। पहले न्यूक्लियस आया तब ना, सराउंडेड बाय द लेयर, तो बोलेंगे सेल, है ना। इसी में मार्क्स कटता है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी ये जो एक मेल गैमेट है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके पहले बनाएगा पेन। यानी पेन का फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद ये बनाएगा पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या बनेगा? एंडोस्पर्म फाइनली ये बना देगा, और फिर यहाँ पे बन गया एंडोस्पर्म। अब ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। ये n था, ये 2n था, फ्यूज किया, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, और ट्रिपल फ्यूजन के कंसिक्वेंटली जो भी बनेगा वो 3n वाला होगा, है ना। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हुई? 3n, ट्रिपल n, 3n ट्रिप्लॉइड होता है। याद रखना क्या होता है ये? ट्रिप्लॉइड, सीधे लिखो, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या है ये? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मतलब जाइगोट जो कि मैच्योर होकर के पहले क्या बनाएगा? जाइगोट जो है जब वो डेवलप होगा तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो तो तब बनेगा जब उसको न्यूट्रिशन कोई प्रोवाइड करे। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए पहले एंडोस्पर्म बना हुआ रहेगा, तब तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो ये हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया। तो जैसे जाइगोट 2n होगा क्योंकि फ्यूजन प्रोडक्ट है ना, 2n, और ये एम्ब्रियो क्या होगा? ये भी 2n होगा। चलो इसको हम बाद में डील करते हैं, पहले एंडोस्पर्म तो समझ में आ गया। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n है। किस कंडीशन में 3n? एंजियोस्पर्म के केस में। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है? n, 2n, 3n, n होता है। क्यों होता है n? क्योंकि वो फीमेल गैमेटोफाइट ही है, और फीमेल गैमेटोफाइट n नंबर वाला होगा। ये एक्चुअली फूड लैडेंट टिश्यू होता है, वही एंडोस्पर्म की तरह काम करता है वहाँ पे। तो एंडोस्पर्म इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म इज n। एकदम अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। ये क्या कर रही है? मतलब इतना साउंड। और वहीं पे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होगा? 3n होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज 3n। अब इस पे क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, बिल्कुल बहुत आसानी सा क्वेश्चन होता है, आसान रहता है, जैसे अभी मैंने पूछा था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं। क्यों गलत करते हैं? आई डोंट नो। जबकि कॉन्सेप्ट आप यूँ समझो, आपको कोई प्लांट दे दिया तो पहले तो आप यू हैव टू जज कि ये प्लांट जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। अगर मैं बोल रही हूँ मैंगो ट्री या यूकेलिप्टस प्लांट या रेडवुड ट्री, तो आप क्या बोलोगे? कौन इसमें से एंजियोस्पर्म है? हाँ, मैंगो एंजियोस्पर्म हो गया, ओके। यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म हो गया, रेडवुड ट्री
सिकोया को कहा जाता है वो जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि ये एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है। जब आप इसको क्लियर कर लिए तो अब आप समझोगे कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि लीफ ऑफ मैंगो ट्री में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 12। ठीक है, मतलब मैंगो के लीफ का में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है, एज्यूम करना है। तो इसके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी बताओ? नहीं समझ में आया? बिल्कुल सही। देखो मैंने पूछा मैंगो ट्री है, ठीक है, मैंगो ट्री का लीफ दिया हुआ है और लीफ में एन मतलब जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 12 दिया हुआ है। आपको इसके एंडोस्पर्म की प्लॉइडी निकालनी है, एंडोस्पर्म। तो देखो अभी अभी मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है कि ये जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म 3n होता है, ये है ना 3n, तो ये 3n होगा। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जो लीफ है मैंगो का वो क्या होगा, n × n 3n क्या होता है, याद 3n कैसे हो जाएगा? हाँ तो हम तो लीफ, मैं लीफ की बात कर रही हूँ, 2n होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी हायर प्लांट हैं उनका जो मेन बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है। ये क्लास 11th में पढ़े होगे ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और उसमें पता चला होगा डिप्लॉन्टिक में मेन जो बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि 2n वाला होता है। ठीक है, तो जितने हायर प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबका जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब उसका रूट 2n, उसका लीफ 2n, है ना, होल स्ट्रक्चर 2n। गॉट इट? अब ये अगर 2n है तो यानी कि 2n = 12 ना, तो n = कितना, 6। अब आप निकाल लो, एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, 6 × 3 यानी 18 इज राइट आंसर। अब इस एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको सही करके आओगे, नहीं तो फिर आप घुमा घुमा के आंसर को ही घुमा दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे समझते हैं। ये तो एक जो ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसको कहा जाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन जो मतलब उसमें जो दूसरा मेल गैमेट है एन, वो एग सेल का जो न्यूक्लियाई होगा उसके साथ फ्यूज करता है। ये एग सेल है, ठीक है, एग सेल जो कि फीमेल गैमेट है। तो यहाँ पे मेल गैमेट एन 2n, मतलब एन और ये एन मिल करके क्या बनाएगा, 2n बनाएगा। तो मतलब जो दूसरा फर्टिलाइजेशन जो है जेनरेटिव, इसका प्रोडक्ट क्या बना, वेजिटेटिव का प्रोडक्ट एंडोस्पर्म बना, एंडोस्पर्म, एंड जेनरेटिव का प्रोडक्ट, जेनरेटिव का जाइगोट बनेगा। वेरी गुड। ये मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज किया, मेल गैमेट एन, एग सेल एन, तो ये हो गया 2n, 2n हो गया मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। और ये वही जाइगोट है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। कितने सेल का बना होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल का बना होता है और डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। ये जाइगोट अंडरगोज फॉर द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे माइटोसिस होता है इसके अंदर, चाहे वो प्लांट का केस हो या एनिमल का केस हो, व्हाटएवर, दोनों ही कंडीशन में माइटोटिकली ये डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बन गया। ठीक है, तो जाइगोट का प्रोडक्ट एम्ब्रियो हो गया, और इसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। इसीलिए पहले वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर दैट जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, और चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डू यू नो फर्स्ट टाइम किसने डबल फर्टिलाइजेशन को बताया था, SG नवाज़चीन। वेरी गुड, ये एम्स का क्वेश्चन है, SG नवाज़चीन। इसने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, SG नवाज़चीन ने बताया था। स्ट्रासबर्गर ने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, बट उसने ये बताया।
अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, एक होता है कि ये जो मोड ऑफ एंट्री होता है ना पोलन ट्यूब का, मतलब एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होगा वो एंट्री किसके थ्रू होगा और उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो देखो 3 नेम है और तीनों नेम को रिकॉल करके रखना। एक होता है पोरोगेमी, एक होता है चैलेजोगेमी और एक होता है मीजोगेमी। ठीक है, पोरोगेमी, इफ पोलन ट्यूब इंटर अगर कर रहा है, इफ पोलन ट्यूब गेट इंटर्ड थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर एंड से अगर इन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोरोगेमी। यानी इसमें याद रखना माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू अगर इन किया। कौन इन किया? पोलन ट्यूब। ठीक है, चैलेजोगेमी ये तो कभी नहीं पूछेगा, इतना इजी है कि नाम से ही लग रहा है कि चैलेजल एंड से अगर एंट्री हुआ, मतलब ये इस एंट्री की बात कर रही हूँ, यहाँ से जो एंटर किया ना, तो यहाँ तो माइक्रोपाइलर रीजन से इन किया, तो ये कौन सा गेमी हुआ? पोरोगेमी हुआ। और अगर मान लो चैलेजल एंड से इन किया तो उसको चैलेजोगेमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मीजोगेमी। मीजोगेमी या तो इंटेग्यूमेंट के थ्रू, अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्किप किया, ये जो 2-3 लेयर यहाँ पे जो दिख रहा है ना ओव्यूल में, ये इंटेग्यूमेंट का लेयर होता है, इंटेग्यूमेंट का लेयर है। तो अगर पोलन ट्यूब की एंट्री इंटेग्यूमेंट के थ्रू होकर के यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो उसको मीजोगेमी बोलेंगे। या फिर फ्यूनिकल के थ्रू एंट्री हो रहा है तो उसको भी बोलेंगे हम मीजोगेमी। ठीक है, तो ये तीनों टर्म को क्लियर रखना, मेजोगेमी, चैलेजोगेमी एंड पोरोगेमी। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होगी? 3n। न्यूसेलस की प्लॉइडी